हेलो एवरीवन, एआईटी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक और नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि सिलेबस है आपका सुपरवाइज़र का सिलेबस, फीमेल सुपरवाइज़र का सिलेबस, स्पेशलाइजेशन का पार्ट है। उसके ऊपर हम रिवीजन सेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज हमारा पहला जो लेक्चर रहेगा वो आपका यूनिट फर्स्ट के पहले पार्ट के ऊपर, यानी कि जिसके अंदर शामिल है आपका सोसाइटी, आपका कम्युनिटी, आपका एसोसिएशन। आज के लेक्चर के अंदर हम इन तीनों पार्ट को जो है, इन तीनों पार्ट के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को जो है यहाँ पे जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसको आप फॉलो करेंगे। ये आपके लिए एग्ज़ाम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा देने वाला है। और आपको इसको डिटेल में पढ़ने के लिए मेरी बुक को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि आपको मेरे प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल मिलेगी, जॉब्स अड्डा के प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल मिलेगी, हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी अवेलेबल मिलेगी। हार्ड कॉपी अगर किसी को चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट करे, उसको हार्ड कॉपी जो है वो पहुंचा दी जाएगी। अगर वो कहीं पे भी रहता है तो उसको डिलीवर कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम पहले पार्ट को, यानी कि सोसाइटी, कम्युनिटी और एसोसिएशन को देखते हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है। तो आपको पता है कि सोशियोलॉजी क्या है, यंग साइंस है। आपको ये बात को याद रखना है। सोशियोलॉजी आपकी सोशल साइंसेज की दुनिया में इसको यंग माना जाता है, लेकिन आपके यानी कि आपके 150 साल हुए हैं इसको लगभग अमर्ज हुए। ठीक है, और लास्ट 50-60 साल से इसने क्या किया है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करी है। अब बात कर लेते हैं कि सोशियोलॉजी स्टडी किस चीज़ की करती है। तो सोशियोलॉजी का मेन जो फोकस रहता है आपका, वो रहता है सोशल रिलेशन के ऊपर। अब सोशल रिलेशन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? सोशल रिलेशन में आपका जैसे मैरिज है, आपका किनशिप है, ठीक है, आपका स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ योर फैमिली है। वो सारी चीज़ें जो हैं आपके सोशल रिलेशन के अंदर जो है वो आती हैं, और सोशल रिलेशन को स्टडी करती है, अंडरस्टैंड करती है कौन? सोशियोलॉजी स्टडी करती है। उसके बाद सोशल ग्रुप को जो है स्टडी करती है, जो हम ग्रुपिंग करते हैं सोसाइटी के अंदर। प्राइमरी ग्रुप क्या है, सेकेंडरी ग्रुप क्या है, जो आपके सिलेबस के अंदर मेंशन तो नहीं है, लेकिन आपका सोशियोलॉजी जो है वो सोशल ग्रुप की भी स्टडी करती है, जिसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी ग्रुप ये सारे आ जाते हैं। उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशन पे बात करती है। सोशल इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर आपका पार्लियामेंटेरियन आ जाता है, यानी कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम आ जाता है, आपका रिलीजन आ जाता है, आपका एजुकेशनल सिस्टम आ जाता है। ये सारे के सारे सोशल इंस्टीट्यूशन को भी स्टडी करती है आपकी सोशियोलॉजी। आपका किस तरीके का स्ट्रक्चरल सिस्टम है समाज के अंदर, उसकी भी स्टडी करती है कौन? सोशियोलॉजी। अब बात कर लेते हैं कि सोशियोलॉजी जो लफ्ज़ है, जो वर्ड सोशियोलॉजी है, ये कौन कौन से जो लफ्ज़ हैं वो मिल करके बना हुआ है। तो याद रखेंगे, जो आपका सोशियोलॉजी जो लफ्ज़ है ये दो लफ्ज़ों का मिक्सचर है, यानी कि लातीनी और ग्रीक ज़ुबान के लफ्ज़ों का मिक्सचर है। यानी कि लातीनी सोशो का और आपका लोगोस यानी कि ग्रीक लफ्ज़ का मिक्सचर है। ये सोशो और लोगोस दोनों को मिलाएंगे तो आपका सोशियोलॉजी बनेगा। सोशो आपका लातीनी ज़ुबान यानी कि लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है कंपेनियन। और आपका लोगोस जो कि आपका ग्रीक लफ्ज़ है, यानी कि ग्रीक जो है ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ है, जिसका मतलब है स्टडी और साइंस। ठीक है, देयरफॉर सोशियोलॉजी मीन आपका स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, स्टडी ऐसी ऐसी साइंस जो आपके समाज की स्टडी करती है। ठीक है, डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, ग्रुप इंट्रैक्शन, सोशल बिहेवियर। किसके सोशल बिहेवियर को स्टडी करती है? इंसान के सोशल बिहेवियर को स्टडी करती है। ठीक है, इंसान किस तरीके से सोसाइटी के अंदर रहता है, इंसान किस तरीके से सोसाइटी के अंदर ग्रुपिंग करता है, इंसान किस तरीके से सोसाइटी के अंदर जो है मैरिटल सिस्टम को जो है वो एस्टैब्लिश करता है, इंसान किस तरीके से अपनी सोसाइटी के अंदर रिलीजियस प्रिंसिपल को मानता है। तो इन सब चीज़ों को जो स्टडी करती है वो कौन स्टडी करती है? सोशियोलॉजी स्टडी करती है। ठीक है, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है ये वाला। ठीक है, कि दो लफ्ज़ों से मिल करके बना हुआ है आपका सोशियोलॉजी। सोशो और लोगोस, सोशो लफ्ज़ है लातीनी ज़ुबान का और लोगोस लफ्ज़ है ग्रीक ज़ुबान का। सोशो का मतलब है कंपेनियन और लोगोस का मतलब है स्टडी और साइंस। तो आपका सोशियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सोसाइटी, स्टडी ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। ठीक है, उसके बाद सोसाइटी और कल्चर में क्या डिफरेंस है? कल्चर क्या है, सोसाइटी क्या है? सोसाइटी को देखो, सोसाइटी को हम इन लार्ज देखते हैं।
सोसाइटी को हम इन लार्ज तौर पे देखते हैं, ठीक है, लार्जर कॉन्टेक्स्ट पे देखते हैं सोसाइटी को। जैसे हम बोलेंगे इंडियन सोसाइटी, जैसे हम बोलते हैं पाकिस्तानी सोसाइटी, जैसे हम बोलते हैं टर्किश सोसाइटी, ठीक है। तो सोसाइटी को लार्जर फॉर्म के अंदर देखा जाता है। सेल्फ सफिशिएंट ग्रुप होते हैं, मेंटेन करते हैं, जिसके अंदर मेंटेनिंग कॉन्टेक्ट थ्रू अ शेयर्ड कल्चर, ठीक है, उसको हम सोसाइटी बोलेंगे, ठीक है। हमारा अगर हिंदुस्तानी सोसाइटी होगी तो कुछ हिंदुस्तानी एलिमेंट हमारे अंदर मौजूद होंगे। बेशक हम अलग अलग रिलीजन के लोग होंगे, अलग अलग पंथ के लोग होंगे, अलग अलग रीजन के लोग होंगे, अलग अलग कलर के लोग होंगे, लेकिन टू सम एक्सटेंट हमारे अंदर कुछ शेयर्ड कल्चर होगा, और उस शेयर्ड कल्चर को हम क्या बोलेंगे? हिंदुस्तानी कल्चर, ठीक है। ये लार्जर कॉन्टेक्स्ट पे देखा गया है। अब कल्चर क्या है? कल्चर जो है आपका एक स्पेशल कल्चर के अंदर, स्पेसिफिक कल्चर के अंदर आपकी जो लैंग्वेज होती है ना, वो सिमिलर होती है, शेयर्ड लैंग्वेज होती है। बिलीफ सिस्टम जो होते हैं आपके सिमिलर होते हैं, गोल्स आपके एक जैसे होते हैं, आर्टिफैक्ट्स सेम तरीके के। जो अब अगर हम पुराने आर्टिफैक्ट्स ढूंढेंगे एक सिमिलर कल्चर के, तो हमको सिमिलर कल्चर के आपको आर्टिफैक्ट्स जो है वो मिलते जाएंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि हाँ, यहाँ पे फलाना कल्चर जो है वो रहा करता था। उसके बाद एक्सपीरियंस, ठीक है, डिस्क्राइब। अब इस कल्चर को सोसाइटी के वे में डिस्क्राइब किया है किसने? रुथ बेंडिक्ट ने। किसने? रुथ बेंडिक्ट ने कल्चर को सोसाइटी के वे में डिस्क्राइब किया। बोलते हैं कि सोसाइटी क्या है? सोसाइटी वे ऑफ लाइफ। कल्चर क्या है? एक सोसाइटी का तरीका है, ठीक है, जीने का तरीका है। कल्चर क्या है? समाज का एक तरीका है। किस बात का? जीने का तरीका है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे दो चीज़ें जो है मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई हैं, तो आपको याद रखनी है। उसके बाद सबसे जो मेन बात है तो वो ये है कि इसके फाउंडिंग फादर कौन है। तो आपको याद रखना है कि अगस्ट कम्पटे जो है वो इसके फादर माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं। किसके? मॉडर्न सोशियोलॉजी के। मॉडर्न सोशियोलॉजी ये नहीं कि आपका मॉडर्न टाइम पीरियड में ये आपकी जो साइंस है वो डेवलप होती है, मर्ज होती है, ठीक है। तो आपके मॉडर्न सोशियोलॉजी के फादर कौन है? अगस्ट कम्पटे। इसके पहले सोसाइटी की क्या बात नहीं करी जाती थी? बिल्कुल करी जाती थी, लेकिन अलग तरीके का हमारे पास डिसिप्लिन नहीं था। अलग तरीके से डिसिप्लिन किसने बनाया है? आपके अगस्ट कम्पटे ने बनाया है। सो अगस्ट कम्पटे इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। उसके बाद ये कहते क्या हैं? ये कहते हैं कि सोसाइटी प्रोग्रेस थ्रू थियोलॉजिकल। कहता है कि सोसाइटी ने 3 तरीके से जो है अपनी डेवलपमेंट करी है, यानी कि पहली थियोलॉजिकली, दूसरी मेटाफिजिकली, तीसरी साइंटिफिक स्टेज से गुजरी है हमारी सोसाइटी। थियोलॉजिकली सोसाइटी ने किस तरीके से डेवलपमेंट करी है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि वेस्ट के अंदर 3 तरीके की सोसाइटी थी, यानी कि 3 तरीके का स्ट्रक्चर सिस्टम था सोसाइटी का। यानी कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर को 3 वे के अंदर बांट दिया गया था। सबसे अपर पार्ट में जो रहने वाले लोग थे वो थे आपके क्लर्जी के लोग, उसके नीचे नोबेलिटी के लोग, और उसके नीचे जो बचते कुचते लोग हैं, पीजेंट, फार्मर एंड आर्टिसंस वगैरह वगैरह, जितने भी लोग थे वो 3rd कैटेगरी के अंदर रहते थे। तो ये आपकी थी थियोलॉजिकल सोसाइटी। अब इनको ये जस्टिफिकेशन दिया जाता था कि भाई साहब, आप अगर तीसरे पायदान पे हो तो इट मीन्स आपने कुछ ऐसे कर्म करे होंगे जो कर्मों की वजह से आप तीसरे पायदान पे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सर्विस देनी पड़ेगी, ठीक है। आपको डिवोशनल सर्विस देनी पड़ेगी क्लर्जी को और नोबेलिटी को, क्योंकि ये लोग जो हैं खुदा की तरफ से चुने हुए लोग हैं। और खुदा की तरफ से चुने हुए जो लोग हैं, अगर आप इनके खिलाफ उठोगे तो इट मीन्स आपके ऊपर आफत आ जाएगी, कयामत आ जाएगी, खाना वाना बंद हो जाएगा आपका। तो ये थी आपकी थियोलॉजिकल सोसाइटी। इन शॉर्ट अगर आप जानेंगे तो थियोलॉजिकल सोसाइटी वो वाली सोसाइटी थी, वो वाला समाज था, यानी कि वेस्ट के अंदर आपका बाइबल को जो है वो आपका सेंट्रल पोजीशन के ऊपर रखा गया था। यानी कि जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है वही होगा, और उसको डिसाइड करने वाला आपका कौन होता था? क्लर्जी के लोग, यानी कि पोप, ठीक है। पादरी जो लोग थे वो आपको इसको डिसाइड करके बताएंगे, दैट्स इट। उसके बाद कुछ लोग उठे, उन्होंने बोला हम इस चीज़ को नहीं मानते,
ये जो आप बहुत बताते हो कि खुदा ने लिखा हुआ है, फिर उसके बाद खुदा के उस लिखे हुए पे हम जो है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, नहीं तो आफतें आ जाएंगी, ये हो जाएगा। यानी कि मेटाफिज़िकल क्वेश्चंस जो हैं वो उठे इन चीज़ों के खिलाफ। ठीक है, काफ़ी सारे सवाल उठे कि अगर खुदा है तो किधर है, बताओ हमको। ठीक है, आत्मा है तो किधर है, बताओ हमको। तो ये कुछ मेटाफिज़िकल क्वेश्चन उठे। अब उन मेटाफिज़िकल क्वेश्चन का जवाब भी जो है देना बड़ा मुश्किल हो गया था। ठीक है, यानी कि आपके पूरे लॉजिकल बेस्ड पे जो है ये क्वेश्चन उठे थे। अब खुदा को जो है वो पूरा साबित नहीं कर सकता कोई। ठीक है, उसके ऊपर काफ़ी सारे आर्गूमेंट दिए गए, ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट, कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट, उन सब में आपको नहीं जानना है। सिंपल इतना याद रखना है, थियोलॉजी को अटैक करने के लिए मेटाफिज़िकल अप्रोच लाई गई। एंड मेटाफिज़िकल अप्रोच वो वाली अप्रोच है जहाँ पे सवाल उठाए गए कि भाई जिन खुदाओं की बात आप करते हो, जिन किताबों की बात आप करते हो, वो हमको सीधा सीधा बताओ कहाँ है खुदा, किस तरीके का खुदा है, कैसा दिखता है वो, आत्मा क्या है, सोल क्या है, किस तरीके की दिखती है वो। अगर हम इनके खिलाफ जाएंगे तो किस तरीके की क़यामत हम पे आएगी, तो हमको इनके जवाब दो। फिर मेटाफिजिकल से उतरते हुए हम लोग पहुँचे, यानी कि आपके अगस्ट कम्टे बोलते हैं साइंटिफिक स्टेज पे पहुँचे। यानी कि अब हमको मेटाफिजिकल क्वेश्चन को भी साइड लाइन रखना है, थियोलॉजी जो है उसको भी साइड लाइन पे रखना है। अब हमको देखना है जो प्रैग्मेटिक तौर पे, यानी कि जो प्रैक्टिकल तौर पे जो चीज़ें जो है वो साबित हो जाएंगी हम उनको मानेंगे, जो प्रैक्टिकल तौर पे चीज़ें साबित नहीं होंगी हम उनको नहीं मानेंगे। तो इन्होंने ये 3 बेसिस बताए कि आपका 3 बेसिस पे सोसाइटी ने प्रोग्रेस किया है। पहले थियोलॉजिकल अप्रोच, दूसरा मेटाफिजिकल अप्रोच, तीसरा साइंटिफिक अप्रोच। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। किसने बोला है? अगस्ट कम्टे ने बोला है। एंड ही आल्सो इंट्रोड्यूस सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स। सोशल स्टैटिक्स क्या होता है, सोशल डायनामिक्स क्या होता है, उसकी जो है वजाहत भी जो है आपकी अगस्ट कम्टे ने करी है। ठीक है, याद रखना है कि हु इंट्रोड्यूस सोशल स्टैटिक सिस्टम इन सोशोलॉजी, हु इंट्रोड्यूस सोशल डायनामिक सिस्टम इन सोशोलॉजी। तो आपका आंसर होगा क्या? अगस्ट कम्टे। उसके बाद आ जाओ जी आपका एमाइल डर्किम। सो एमाइल डर्किम का जो आपका कंट्रीब्यूशन है सोशोलॉजी के अंदर, बड़ा खतरनाक कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इनको हम जो है इनके कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल भी साइड लाइन नहीं कर सकते। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर हैं आपकी, तो इनको भी फाउंडिंग फिगर्स के अंदर इंक्लूड करा जाता है। फाउंडिंग फिगर्स के अंदर इंक्लूड करा जाता है, यानी कि आपकी सोशोलॉजी को परम सतह पे ले जाने वाले बंदा जो है आपका एमाइल डर्किम ही है। ठीक है, एमाइल डर्किम ने जो है एक नई परवान चढ़ाई है आपकी सोशोलॉजी को। He promoted sociology as a scientific discipline। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई किसने प्रमोट किया एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन सोशोलॉजी को? तो एमाइल डर्किम। ही इंट्रोड्यूस 2 तरीके के कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। मैकेनिकल सॉलिडारिटी वो वाली सॉलिडारिटी है, वो वाली सोसाइटी है जिसके अंदर हमारे जो हैं वो सिमिलर नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशन है, वैल्यूज़ हैं, एक जैसा हमारा कल्चर है। तो हम उस सोसाइटी के, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहते हैं, उस कम्युनिटी के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे सिमिलर कल्चर है, सिमिलर रिलीजन है, सिमिलर वैल्यूज़ हैं, एक जैसा हमारा सिस्टम है, तो हम जुड़े रहते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि हमारा मैकेनिकल सॉलिडारिटी से चेंज होकर के ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के अंदर हम चले गए। यानी कि जब हमारा सिंपल सोसाइटी से जब हम कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की तरफ गए, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जिसमें आपका मॉडर्न सोसाइटी, आपका पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, ये सारी सोसाइटीज़ जब आ जाती हैं तो हमारे अंदर ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी वाला कॉन्सेप्ट आया। यानी कि हमको एक दूसरे के साथ जुड़े रहना होगा। अगर हम एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं रहेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। बेशक हमारा रिलीजन अलग है, बेशक हमारा पंथ अलग है, बेशक हमारी जो कंट्री है वो अलग है, हमारा रीजन अलग है, हमारा कलर अलग है, लेकिन यहाँ पे हमको एक दूसरे की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा आदमी है, ऐसा काम करने वाला जो काफ़ी स्किलफुल है, बेशक वो मेरे रिलीजन का नहीं है, मेरी कम्युनिटी का नहीं है, मेरे को उसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन उसकी वजह से आगे बढ़ रही है। सो ये ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है, यानी कि ये एक तरीके से एक्सटर्नल प्रेशर है इंसान के ऊपर। एमाइल डर्किम क्या कहते हैं? एक तरीके का एक्सटर्नल प्रेशर है इंसान के ऊपर कि उसको जुड़े रहना होगा कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ के अंदर, उसको सॉलिडारिटी यानी कि ब्रदरहुड जो है, भाईचारा जो है वो बना करके रखना होगा। एंड ही आल्सो डिफाइंड सोशल फैक्ट
एज एक्सटर्नल प्रेशर ऑन इंडिविजुअल, जिसकी मैं पहले ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में बात कर चुका हूँ कि सोशल फैक्ट जो है ये एक्सटर्नल प्रेशर बन जाते हैं एक इंडिविजुअल के ऊपर, उसको मानना ही पड़ेगा, उसको ब्रदरहुड बनाने रखने के लिए जो है उस सॉलिडेरिटी को जो है आगे ले जाना पड़ेगा, अगर नहीं ले जाएगा वो तो उसका काम नहीं चलेगा। उसके बाद आ जाओ जी मैक्स वेबर के ऊपर। सो मैक्स वेबर क्या बोलते हैं? सो मैक्स वेबर आल्सो कंट्रीब्यूट सोशियोलॉजी, ठीक है। ही फोकस्ड ऑन सोशल एक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। इनका जो फोकस था वो इंसान के एक्शन के ऊपर था और इंसान का, ह्यूमन का बिहेवियर किस तरीके का है उसको अंडरस्टैंड करना था, ठीक है। तो इन्होंने किसको अंडरस्टैंड किया? इंसान के सोशल एक्शन को अंडरस्टैंड किया, इंसान का बिहेवियर कैसा है, ह्यूमन बिहेवियर कैसा है उसको अंडरस्टैंड किया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे किसने किसको स्टडी किया, किसने किसको स्टडी किया। कौन कहता है कि थियोलॉजी से मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल साइंटिफिक, और कौन कहता है आपका मैकेनिकल से ऑर्गेनिक। तो ये याद रखना है आपको। एक्सटर्नल प्रेशर जो है इसकी बात कौन करता है? सोशल फैक्ट एज एन एक्सटर्नल प्रेशर ऑन इंडिविजुअल कौन बात करता है? सोशल एक्शन के ऊपर जो है किसकी बात है? ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड किसने किया? तो आपको याद रखना है स्टडीड इंटर रिलेशन एंड कंपैरेटिव सोसाइटी, यानी कि इन्होंने इंटर रिलेशन, जो आपके इंटर रिलेशन होते हैं, ठीक है, एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ, दूसरे कंट्री के तीसरे कंट्री के साथ, उसको इंटर रिलेट करके स्टडी किया, अलग अलग सोसाइटी को स्टडी किया, उनको कंपेयर किया, कंपेयर करके बताया हमको कि भाई इस तरीके की सोसाइटी जो है वो हमारे समाज के अंदर एस्टैब्लिश्ड है। इन्होंने क्लासिफाइड किया अथॉरिटी इनटू क्रिस्मैटिक, ट्रेडिशनल एंड रैशनल बेसिस। इन्होंने भी 3 तरीके से, पहला आपका क्रिस्मैटिक, वही सेम थियोलॉजिकल अप्रोच, वही सेम थियोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। क्रिस्मैटिक जहाँ पे आपका प्रोटेस्टेंट है, आपका कैथोलिक है, कैल्वेनियन है, पता नहीं क्या है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, उस अप्रोच का बात करते हैं अपनी किताब के अंदर ये। फिर उसके बाद आपका ट्रेडिशनल अप्रोच क्या रही आपकी जो है आगे बढ़ने की। उसके बाद रैशनल टाइप क्या है, रैशनैलिटी क्या है, हमको किस तरीके से जो है अलग अलग कंट्रीज़ में जो है हमारी सोसाइटीज़ जो है वो जोड़ करके रखती हैं, ठीक है। उस चीज़ को स्टडी किया किसने? मैक्स वेबर ने, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद आ जाओ जी कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के ऊपर सवाल जो है वो आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, आपको याद रखना है। सो ही एनालाइज्ड सोसाइटी थ्रू क्लास स्ट्रगल। तो किसने क्लास स्ट्रगल के थ्रू सोसाइटी को एनालाइज किया? कार्ल मार्क्स ने, याद रखेंगे। सा हिस्ट्री एज अ सीरीज ऑफ कन्फ्लिक्ट। इन्होंने तारीख को सिर्फ कन्फ्लिक्ट के नजरिए से देखा, तारीख को सिर्फ कन्फ्लिक्ट का ही एक जो है वो पायदान बताया। इन्होंने सिर्फ कहते हैं कि तारीख के अंदर कन्फ्लिक्ट इसलिए हुए हैं क्योंकि अप्रेसर और ओप्रेस्ड के बीच में हमेशा से जंगें हुई हैं, ठीक है। एक को कुचला जा रहा है और एक कुचल रहा है, एक ओप्रेसर है, एक ओप्रेस्ड है, एक ओप्रेस्ड हो रहा है, ठीक है। एक जो है एक्सप्लाइट कर रहा है, एक जो है एक्सप्लाइट हो रहा है, ठीक है। ये कहते हैं कि ओप्रेसर और ओप्रेस्ड के बीच की जंग है ये। तारीख अगर उठा करके देखें तो सीरीज ऑफ कन्फ्लिक्ट आपको मिलेंगे, यानी कि क्लास स्ट्रगल की बात कौन करता है? कार्ल मार्क्स करता है, ठीक है। और ये किस तरीके की क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं? सिर्फ पोर एंड रिच, बस, ठीक है। 2 तरीके की क्लास स्ट्रगल की बात करता है, ठीक है, बस आपकी ये होती है। और इसके अलावा कोई भी धर्म, दीन, शीन कुछ नहीं होता अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। 2 ही दीन धर्म होते हैं, एक गरीब होता है, एक रिच होता है। और इनकी फेमस कोटेशन है आपकी, पोर पीपल इज द ओपियम ऑफ रिलीजन, ठीक है। मतलब जो गरीब लोग हैं इनको अपना रिलीजन के प्रति बड़े आसानी से जो है इनको इस्तेमाल कर सकते हो। तो सीरीज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट जो है हमको इन्हीं के बीच में देखने को मिलते हैं। हम ज़बरदस्ती का उसको रिलीजन के साथ जोड़ते हैं, असल में रिलीजन का कोई मसला नहीं है। उसकी जीती जागती मिसाल है, आप देखो मुगल टाइम पीरियड, ठीक है। क्या वो राजपूतों से शादी नहीं करते थे? भाई सारों की जो है आपके शाहजहां की माँ देख लो वो राजपूत है, औरंगज़ेब की माँ देख लो वो राजपूत है। सो ये पावर का मसला है, यहाँ पे रिलीजन का मसला ही नहीं है। यहाँ पे आप ऐसे ही सेंटिमेंटल हो रहे हो, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने बात को ही खत्म कर दिया, ये ओप्रेसर और ओप्रेस्ड की जंग है बस, और बात कुछ भी नहीं है। उसके बाद ही प्रेडिक्टेड द एवेंचुअल एमरजेंस ऑफ क्लासलेस सोसाइटी। भाई साहब इस बंदे ने ये प्रिडिक्ट किया था कि एक दिन ऐसी सोसाइटी बनेगी जो क्लासलेस सोसाइटी होगी।
यानी एक दिन ऐसा निज़ाम बनेगा, एक दिन ऐसा सोशल निज़ाम बनेगा कि जिस सोशल निज़ाम के अंदर आपको रिप्रेजेंटेटिव चुनने की ज़रूरत ही नहीं है। इतने लोग जो है सिविलाइज्ड हो जाएंगे। इन्होंने प्रेडिक्शन करा इस बात का, एक दिन ऐसी सोसाइटी बनेगी, ऐसा समाज बनेगा जो क्लास लेस समाज होगा। सो हु प्रेडिक्टेड क्लास लेस सोसाइटी? तो आपका कार्ल मार्क्स आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर। सो हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने आपका किस चीज पे फोकस किया? स्टडिंग सोसाइटी एज अ होल। सोसाइटी एज अ होल इन्होंने जो है स्टडी किया है। इन्होंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया। हाईलाइटेड फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपका जो एक सोशल इंस्टीट्यूशन का है दूसरे सोशल इंस्टीट्यूशन पे किस तरीके से वो डिपेंडेंट है उस पर। अगर वो सोशल इंस्टीट्यूशन आपका जो प्री सोशल इंस्टीट्यूशन है, अगर पोस्ट सोशल इंस्टीट्यूशन को जो है आपका जो है वो बिल्कुल उसके साथ तारें अपनी नहीं जोड़ेगा, तो इट मीन्स वो अकेला रह जाएगा, वो सोशल इंस्टीट्यूशन ही नहीं रहेगा। ठीक है, जिस तरीके से फैमिली आपका एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसको रिलेशन के अंदर हम ले लेते हैं। ठीक है, आपका जो एक सोसाइटी है, मान लो एक सोसाइटी आपका एक स्ट्रक्चरल सोसाइटी सोशल इंस्टीट्यूशन हो गया, उसी सोशल इंस्टीट्यूशन ने रिलीजन को जोड़ करके रखा हुआ है। तो रिलीजन और आपका सोसाइटी जो स्ट्रक्चरल सिस्टम है, दोनों कंपैरेटिवली चल रहे हैं। अगर आप रिलीजन को निकाल दोगे तो सोसाइटी गड़बड़ा जाएगी काफी जगहों पे। ठीक है, तो वो एक तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एजुकेशन जरूरी है आपके लिए, रिलीजन जरूरी है आपके लिए, रिप्रेजेंटेटिव आप रिप्रेजेंटेशन, आपका रिप्रेजेंटेशन करने वाला कोई होना चाहिए, जरूरी है आपको। फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस को जो है आपका स्टडी किया किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, इन्फ्लुएंस द फंक्शनलिस्ट अप्रोच टू सोशियोलॉजी। सो हु इंट्रोड्यूस फंक्शनलिस्ट अप्रोच टू सोशियोलॉजी? तो आपका आंसर क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंसर होगा। तो याद रखना, हर्बर्ट स्पेंसर ने फंक्शनलिस्ट अप्रोच को स्टडी किया है सोशियोलॉजी के अंदर, इंट्रोड्यूस किया है सोशियोलॉजी के अंदर। आपका कन्फ्लिक्ट जो आपकी अप्रोच है उसको जो है इंट्रोड्यूस किसने किया है? कार्ल मार्क्स ने इंट्रोड्यूस किया है। और आपका क्रिस्मैटिक और आपका जो ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंडिंग करना है, कंपैरेटिव सोसाइटी को जो है स्टडी करना है, ये किसने किया है? मैक्स वेबर ने किया है। सॉलिडारिटी, मैकेनिकल सॉलिडारिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी इमाइल डर्किम ने किया है। थियोलॉजी से मेटाफिजिकल से साइंटिफिक, और इंट्रोड्यूस सोशल स्टैटिक्स, सोशल डायनामिक्स को जो है इंट्रोड्यूस किसने किया है? कॉम्टे ने जो है इंट्रोड्यूस किया है। अब आ जाओ जी कॉन्सेप्ट किस पे? सोसाइटी पे। ठीक है, चलिए अब सोसाइटी क्या है? सिंपल बात है, सोसाइटी क्या है? चेन ऑफ सोशल रिलेशनशिप, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, वेयर म्यूचुअल अवेयरनेस इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। यानी कि मेरा बिहेवियर आपको इन्फ्लुएंस करेगा, आपका बिहेवियर किसी और को इन्फ्लुएंस करेगा, किसी और का बिहेवियर किसी और को इन्फ्लुएंस करेगा। हिस्ट्री से जो है हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, हिस्ट्री में किसी के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उसी तरीके से काम करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जैसे टीचर और स्टूडेंट का एक इंटरेक्शन है, वो सिग्निफाई करता है सोशल रिलेशनशिप को। ठीक है, टीचर से जो है इन्फ्लुएंस हो रहा है कौन? बच्चा। उसी तरीके से समाज के अंदर हम एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं, म्यूचुअल अवेयरनेस को जो है वो फैलाते हैं, उसको आप बोलते हैं आपका सोसाइटी। ए चेन ऑफ सोशल रिलेशनशिप, चेन ऑफ सोशल रिलेशनशिप, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, एक वेब है। ठीक है, एक हॉलमार्क है किस बात का? सोशल रिलेशनशिप का हॉलमार्क है। अब सोसाइटी कितने तरीके की होती हैं तो आपको याद रखना है, टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़। सोसाइटी को सबसे पहली बात हम क्लासिफाइड किस बेसिस पे करते हैं? साइज के बेस पे, डिवीजन ऑफ लेबर के बेस्ड पे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ड पे, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बेस्ड पे, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के बेस्ड पे। सोसाइटी को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? याद रखना है, साइज के बेस पे, डिवीजन ऑफ लेबर के बेस पे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बेस पे, और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के बेस पे। और इन्हीं बेसिस पे हमारे पास आती है सिंपल सोसाइटी और हमारे पास आती है कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। सिंपल सोसाइटी किस तरीके की सोसाइटी है? स्मॉल स्केल सोसाइटी है, उनके पास टेक्नोलॉजी लिमिटेड होती है, कंट्रोल ओवर द इन्वायरमेंट, यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर कंट्रोल होता है इनका। इंक्लूडिंग, जिसके अंदर आपको ज़्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज़ मिलेंगी, यानी कि इनको आप सिंपल सोसाइटी को ट्राइबल सोसाइटी भी बोल सकते हैं। ठीक है,
सिंपल सोसाइटी इज आल्सो नोन एज ट्राइबल सोसाइटी, याद रखेंगे, आ सकता है एग्जाम के अंदर। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, इंडस्ट्री बड़े लेवल पे आपको मिलेगी, एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी, पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी, अर्बन एरिया के अंदर बसने वाले लोग होते हैं ये, ठीक है, रूरल एरिया के अंदर ये वाले, ठीक है, जंगलों के अंदर। स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन, यानी कि एक ही काम जो है, एक मतलब एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बंदा काम नहीं कर रहा होता, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले अलग अलग बंदे होते हैं। मैनेजर होगा, लेबर वर्कर होगा, इंजीनियर होगा, टेक्नीशियन होगा, ऑपरेटर होगा, ठीक है, हर एक बंदे का एक पर्टिकुलर काम है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन है, स्पेशलाइज्ड स्किल के साथ जो है कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में काम किया जाएगा। सिंपल सोसाइटी इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट क्या है? सबसे पहली बात याद रखना है कि सिंपल सोसाइटी बिलीव ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग, यानी कि नोमैडिक सोसाइटी है, बस सिंपल सी बात इतनी याद रखना। सिंपल सोसाइटी के अंदर हंटिंग एंड गैदरिंग का कॉन्सेप्ट है। किस बात की हंटिंग? गेम आपका जो है कलेक्टिंग फूड की जो है हंटिंग, यानी कि खाने को किसी तरीके से कलेक्ट करना है। नोमैडिक लोग हैं, खाना जो है उसको शिकार करके खाना है, तो हंटिंग एंड गैदरिंग जो है होगा ही होगा। तो फूड को कलेक्ट करने की जो है आपकी एक गेम खेली जाती है, हंटिंग गेम्स, ठीक है, शिकार करे जाते हैं। उसके बाद पेस्टोरल, दूसरी बात क्या है आपकी? पेस्टोरल। सिंपल सोसाइटी के अंदर पेस्टोरल सोसाइटी, पेस्टोरल वो वाले लोग जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किस बात के लिए? आपका बेटर लिविंग के लिए। और ये लोग किस बात की जो किस बात के लिए जाने जाते हैं? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, पालतू जानवरों को जो है वो क्या करते हैं? पालते हैं और अपने पास रखते हैं। और साथ में सीजनल जो है आपका जो है शिफ्ट देखने को हमको मिलता है, यानी कि एक सीज़न में ये एक जगह पे, दूसरे सीज़न में दूसरी जगह पे, ठीक है। और किस बात के लिए ये आपका जो है इनका एक सीज़न में दूसरी जगह, दूसरे सीज़न में दूसरी जगह क्यों जाते हैं? ये आपके जाते हैं पैस्चर लैंड के लिए। कौन सा लैंड? पैस्चर लैंड, यानी कि ग्रास पैस्चर लैंड। अब इनके जानवर हैं तो उनको घास तो खाना है, तो जहाँ पे ज़्यादा घास मिलेगा वहीं पे जाएंगे ये। तो जैसे कि एग्जाम्पल आपका टोडा कम्युनिटी, एग्जाम्पल आपका गुज्जर कम्युनिटी, एग्जाम्पल आपका बकरवाल कम्युनिटी इन इंडिया, ठीक है। इन शॉर्ट में आपको जो है आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाले भी सिंपल सोसाइटी में आएंगे, ठीक है। आपको पता है ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और पुरानी जो कल्टीवेशन करी होती है उसको जला देते हैं, उस खेत को जला देते हैं। फार्मर क्लियर न्यू ग्राउंड्स पीरियोडिकली, लैंड ऑफन कम्युनली ऑन्ड, ठीक है। एग्जाम्पल बांटू ट्राइब है, घारो ट्राइब है, बेगा ट्राइब है, अबुजमर मारिया ट्राइब है, सोरा ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। तो आपके ये वाले ट्राइब्स हैं जो आपके शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आपका एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो पहली जगह पे जो आपका कल्टीवेशन करा होता है उस कल्टीवेशन को क्या कर देते हैं, वहाँ पे पूरे सिस्टम को जला देते हैं, सज्जी से भर देते हैं। फिर नेक्स्ट बार आते हैं तो वो जगह जो है फर्टाइल हुई नज़र आती है उनको, फिर दोबारा से वहाँ उगाते हैं, फिर दोबारा से वही सेम प्रोसेस। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो आपको सिंपल सोसाइटी के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद सेटल्ड कल्टीवेशन, तो सेटल्ड कल्टीवेशन में याद रखेंगे परमानेंट फील्ड होते हैं इनके, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता है विलेज का, मंदिर मस्जिद बना देंगे, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो है आपका एक सेटल्ड कल्टीवेशन जो है वहाँ पे करेंगे। उसके अंदर टाइप्स कौन से हैं आपके? हू कल्टीवेशन, त्रोबंद आइलैंडर्स, ठीक है। हू ट्राइब्स जो है ये आपका सेटल्ड कल्टीवेशन करते हैं। प्लॉग कल्टीवेशन, ठीक है, हू कल्टीवेशन आपका त्रोबंद आइलैंडर्स, जो त्रोबंद के जो आपके ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो आपका हू कल्टीवेशन करती हैं। प्लॉग कल्टीवेशन यानी कि मुंडा ट्राइब, संथल ट्राइब, गोंड ट्राइब जो आपके सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया के हैं, ये आपकी प्लॉग कल्टीवेशन जो है वो करते हैं। टेरेस कल्टीवेशन नागाज ट्राइब करता है। तो याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है तीनों। आपका हू कल्टीवेशन कौन करता है, प्लॉग कल्टीवेशन कौन करता है, टेरेस कल्टीवेशन कौन करता है, तो ये याद रखेंगे आप। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ थोड़ी आपकी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं, लार्ज टेरिटरीज़ होती हैं, ठीक है। डिमार्केशन लाइंस जो होती है उनकी वो ज़्यादा होती है। सिंपल सोसाइटीज़ में आपकी जो डिमार्केशन है वो कम है।
ओकुपेशनल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, एक जो है अलग अलग काम के करने वाले लोग होते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, हाई कोऑर्डिनेशन होता है, यानी कि इनऑर्गेनिक सॉलिडारिटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे। रैपिड चेंज देखने को मिलती हैं। फास्ट एंड मास कम्युनिकेशन, बड़े लेवल पे जो है आपका कम्युनिकेशन होता है आपका कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ के बीच में। मॉडर्न सोसाइटीज़ आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी, वैल्यू टेक्निकल स्किल्स जो है यहाँ पे ज़रूरत होती हैं, ठीक है, वैल्यूएबल, ठीक है, ऐसी स्किल्स जिनकी कोई वैल्यू हो, ऐसी स्किल नहीं जिनकी कोई वैल्यू ना हो। अनस्किल्ड लेबर लेस वैल्यूड। प्रॉफिट यहाँ पे मोटिव जो है, मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट होना चाहिए इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, ठीक है। उसके बाद अर्बन पॉपुलेशन, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, वाइड स्प्रेड एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे जो आपकी तादाद होती है वो किसकी होती है, अर्बन पॉपुलेशन की तादाद होती है। ब्यूरोक्रेटिक यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर ब्यूरोक्रेसी जो है अपना हिस्सा डालती है, मैनेजर सिस्टम, लेबर सिस्टम, यानी कि पूरा स्ट्रक्चरली जो है आपका काम को जो है वो अंजाम दिया जाता है। एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन होगी, ऑफिस होगा, हेड ऑफिस होगा, मैनेजर होगा, मैनेजर के ऊपर जो है उसका बॉस होगा, लेबर होगा, ठीक है, ऑर्डरली वर्कर होगा, ठीक है, आपका कुक होगा, सारे लोग जो है एक पूरा एक आपका ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है काम किया जाता है। और आपका एजुकेशन जो है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसमें सर्विस इकोनॉमी, यानी कि मेजॉरिटी वर्कफोर्स इन सर्विसेज एंड ट्रेड, सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि मेजॉरिटी जो है आपका वो लगभग यकीन करती है सर्विसेबल इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है, सर्विसेबल ट्रेड के ऊपर जो है आपका जो है फोकस किया जाता है, ठीक है। सर्विसेबल ट्रेड, जिस तरीके से मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, लंदन से बैठ करके कोई आपको और किसी तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा, जैसे एप्पल है आपका आईफोन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका प्रोफेशनल एंड टेक्नीशियंस, डोमिनेंस, इन लोगों का जो है वो डोमिनेंट जो है वो रहता है आपका, यानी कि ये आपके जो अदर पार्ट ऑफ द सोसाइटी होता है उसको डोमिनेट करके चलते हैं, यानी कि प्रोफेशनल लोग जो हैं ये ज़्यादा अर्निंग करते हैं आपका पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर। टेक्नीशियंस जो होते हैं वो ज़्यादा अर्निंग करते हैं, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल ऑपरेटर, इनकी जो है वो डिमांड रहती है। थ्योरेटिकल नॉलेज जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका ब्यूरोक्रेटिक वे से काम किया जाता है। क्रूशल वैल्यूज, सिग्निफिकेंट रोल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, मैथमेटिक्स बेस्ड सोशल साइंसेज जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पे इंपॉर्टेंस होती है। तो थ्योरेटिकल नॉलेज को पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है, ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ जी सोसाइटी के थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स के ऊपर। तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में 3 मेन थ्योरी आपको याद रखनी है। फंक्शनलिज्म, कन्फ्लिक्ट थ्योरी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शनलिज्म व्यू सोसाइटी एज अ कम्प्लेक्स सिस्टम whose part work together to promote solidarity, stability, ठीक है। किस तरीके की सॉलिडारिटी? इन ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, यानी कि हम मैकेनिकल सॉलिडारिटी से बाहर आकर के ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी पे आए हैं। फंक्शनलिज्म अप्रोच को हमको मद्देनजर रखना होगा, ठीक है। यानी कि हम एक दूसरे का साथ क्यों देंगे? क्योंकि हमारी मजबूरी है, अगर नहीं देंगे तो भाई साहब हम कमा ही नहीं पाएंगे। तो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर जो सोसाइटी से आ रहा है, उस एक्सटर्नल प्रेशर को हमको झेलना है और सोसाइटी को आगे लेकर के चलना है। दैट इज़ फंक्शनल थ्योरी, और इसमें मैन फिगर है एमाइल डर्किम, तो याद रखेंगे। कन्फ्लिक्ट थ्योरी वही आपका सोशल, पॉलिटिकल, मटेरियल इनइक्वालिटी, मटेरियल याद रखेंगे, इससे भी आपका क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकता है। मटेरियल इनइक्वालिटी ऑफ सोशल ग्रुप क्रिटिसाइजिंग द ब्रॉड सोशो पॉलिटिकल सिस्टम, पूरे सिस्टम को जो है वो आपका क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई यहाँ पे तो एक कमा रहा है और एक तो लुटा रहा है, तो क्रेडिट तो एक ही को जा रहा है, तो दूसरा क्या ऐसे ही चला जाए, तेल लेने चला जाए घर में, ठीक है। तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं करने देंगे, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट होते हैं यहाँ पे आपके जो है एक अमीर और गरीब के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, मेनली अमीर और गरीब के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। तो ये कन्फ्लिक्ट थ्योरी में आपका मेन नाम किसका आता है? कार्ल मार्क्स का। और ये क्लास लेस सोसाइटी का प्रेडिक्शन करते हैं, क्लास लेस सोसाइटी की डिमांड रखते हैं।
सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म एक्सप्लोर हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद वन अनदर। ठीक है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन है कैसे एक इंडिविजुअल जो है दूसरे की तरफ इंटरेक्ट होता है। जैसे मान लो एक आपको सिख कम्युनिटी का आदमी मिल गया, आप भी सिख कम्युनिटी से हैं, तो उसने भी पगड़ी पहनी हुई है, उसके भी केस हैं, उसके पास भी किरपान है, तो आप किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे? आपका जो बोलने का स्टाइल होगा, आपका जो एक अंदर से जो एक वो जज्बात उठेंगे, वो किस तरीके से उठेंगे? सो इसको सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म बोला गया है जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा। सिंबल के थ्रू किस तरीके से आप इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी के अंदर। एक आपको जो है मौलाना मिल जाएंगे, ठीक है, टोपी पहनी होगी उन्होंने, ठीक है, तस्बीह हाथ में पकड़ी होगी, ठीक है, नमाज पढ़ रहे होंगे, आप भी नमाजी आदमी है, ठीक है, तो अलग तरीके का जज्बात जागेगा आपका। एक क्रिश्चियन मिल जाएगा या एक यहूदी मिल जाएगा आपको, तो आप भी यहूदी हैं। तो उस तरीके से आपका जो एक सिस्टम है ना, इंटरेक्ट करने का जो सिस्टम है, वो सिंबल के बेसिस पे है, सिंबलाइज कर दिए आपको, एक तरीके की सोसाइटी बना दी है कि भाई कुछ लोग आपके जज्बात के तौर पे आप जुड़े हुए हैं उनके साथ। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म ये भी है कि जैसे मान लो आप अपने घर के अंदर, तो आप अपने घर के लोगों से जितनी मोहब्बत करते हैं उतने आप अपने मोहल्ले के लोगों से मोहब्बत नहीं करते हैं, और जितने मोहल्ले के लोगों से मोहब्बत करते हैं उतने आप शहर के लोगों से मोहब्बत नहीं करते हैं, और जितने आप अपने शहर के लोगों से मोहब्बत करते हैं उतना आप अपने स्टेट के लोगों से मोहब्बत नहीं करते हैं, और जितना आप अपने स्टेट के लोगों से मोहब्बत करते हैं उतना आप अपने कंट्री के लोगों से मोहब्बत नहीं करते हैं, और जितना आप अपने कंट्री के लोगों से मोहब्बत करते हैं उतना आप दुनिया से मोहब्बत नहीं करते हैं। सो आपका ये एक 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 सिंबल है, ये नहीं कि आप अपने घर से क्यों मोहब्बत करते हैं, क्यों जज्बात जुड़े हुए हैं आपके। आपके जज्बात इसलिए जुड़े हुए हैं कि आपका एक 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 फैमिली है, एक एक आपका लिगेसी है, वो लिगेसी जो है बचना चाहिए, वो एक सिंबलाइज करके आपके सामने आ जाती है। ठीक है, तो इस चीज को इस तरीके से जानेंगे। साइकोलॉजिकली तौर पे जो है आपकी ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो है वो काम करता है सोसाइटी के अंदर, जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा आपका जो है वो बताया गया है, और जॉर्ज हर्बर्ट मीड आपके सिलेबस के अंदर भी है, तो आपको उसको भी पढ़ना है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। 3 तरीके की मेन थ्योरी है, फंक्शनलिज्म, कन्फ्लिक्ट थ्योरी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ठीक है, उसके बाद आ जाओ जी दूसरा कॉन्सेप्ट आपका कम्युनिटी का। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी सोसाइटी से थोड़ी शॉर्ट होती है। कम्युनिटी यानी कि जिस तरीके से हमने सिंपल सोसाइटी की बात करी, सिंपल सोसाइटी की बात करी ना, तो सिंपल सोसाइटी को आप कम्युनिटी के अंदर ले सकते हो। सिंपल कलेक्टिव ऑफ पीपल इन अ जोग्राफिकल एरिया एंगेज्ड इन इकोनॉमिक पॉलिटिकल एक्टिविटीज शेयरिंग कॉमन वैल्यूज। एग्जाम्पल जैसे सिटी, छोटी सिटी कोई हो गई, छोटा टाउन हो गया, छोटा सा विलेज हो गया, छोटा कोई पैरिश हो गया, परिषद हो गया। एक ये एग्जाम्पल है आपके सिटी, टाउन, विलेज। ठीक है, तो वहां पे आपके एक सिमिलर से वैल्यूज है, सिमिलर सा आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, तो कम्युनिटी बोलेंगे उसको। ठीक है, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आप जो अगर उसको इनलार्ज कर देंगे तो सोसाइटी हो जाएगा आपका। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी, मैकवर की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रुप शेयरिंग बेसिक कंडीशन ऑफ कॉमन लाइफ। Talcott Paterson aspect of all social units often linked to territorial location। टेरिटोरियल लोकेशन, अपनी टेरिटरी के अंदर जितना भी आपका सिस्टम आएगा उसी के साथ अपने आप को लिंक करते हैं, एक पूरा सोशल यूनिट होता है। ठीक है, ऑकबर्न एंड नीमकफ टोटल ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड ऑफ सोशल लाइफ विद इन अ लिमिटेड एरिया। अब यहाँ पे इसने ऑर्गेनाइजेशन बोला है, ऑर्गेनाइजेशन बोला है, बट याद रखेंगे दैट इज नॉट अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं बट उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। समझ गए मेरी बात? वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। किंग्सले डेविस स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप इनकम्पासिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। ठीक है, छोटा सा टेरिटोरियल ग्रुप होता है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, जिसके अंदर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सब सिस्टम जो है, रिलीजियस सिस्टम, शेयर्ड सिस्टम होता है, शेयर कॉमन वैल्यूज होते हैं, वी फीलिंग का आइडिया होता है इनके अंदर। ठीक है, वी फीलिंग, जज्बात, एहसास जो है वो जुड़े रहते हैं इनके साथ। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कम्युनिटी के? ग्रुप ऑफ पीपल, कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल, एक पूरा कलेक्शन होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर काम करते हैं ये। ठीक है, डिफाइन लोकेलिटी,
अपनी लोकेलिटी को डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया को डिफाइन करता है कम्युनिटी। ठीक है, एक कम्युनिटी स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया के अंदर होगा। कम्युनिटी सेंटिमेंट्स, वी फीलिंग वाला आइडिया। ठीक है, कल्चरल सिमिलैरिटी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कल्चरल सिमिलैरिटी यानी कि कल्चरली बिल्कुल सिमिलर होते हैं, कॉमन और कल्चरल उनके जो कल्चरल ट्रेट्स होते हैं वो बिल्कुल कॉमन होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक जैसी वैल्यू, एक जैसा रिलीजन, एक जैसा सब कुछ सिस्टम होता है इनका। ठीक है, बड़े की बात जो है वो छोटा मानता है, कभी उसके अगेंस्ट नहीं जाता। ऑर्गेनाइज्ड इंटरेक्शन, स्ट्रक्चर्ड सोशल इंटरेक्शन, जो आपका इंटरेक्शन होता है ना, ये पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर होता है। बड़े की बात को मानना ही मानना है, बड़े ने जो कह दिया वो कह दिया, पत्थर की लकीर हो गया वो। ठीक है, उसके बाद परमानेंस, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट होती है ये। ऐसा नहीं होता है कि शॉर्ट टाइम के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दी तो शॉर्ट टाइम के लिए आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, इनफॉर्मल लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। तो याद रखेंगे, पोर्शन पूछा जाता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ड्यूरेबल जो है सेटलमेंट होती है आपकी। लाइकनेसनेस, ठीक है, लाइकनेस जो है वो होती है, सिमिलैरिटी होती है, उसकी वजह से लाइकनेस होती है। ठीक है, सब जो है एक ही लीडर को लाइक करते हैं। न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियल इंटरेक्शन। ठीक है, पार्शियल इंटरेक्शन नहीं होता, इम्पार्शियल इंटरेक्शन होता है। न्यूट्रलिटी होती है यानी कि न्यूट्रल वे के अंदर जो है आपका काम किया जाता है। न्यूट्रल वे के अंदर यानी कि जो तजाद होते हैं, अगर आपके उन तजाद को आपके ऊपर थोपा नहीं जाता, आपको मुजरिम करार नहीं दे दिया जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल वे के अंदर जो है काम किया जाएगा, इम्पार्शियल वे के अंदर काम किया जाएगा। ठीक है, पार्शलिटी नहीं होगी, अगर आपका हक बनता तो आपको दिया जाएगा। तो वो कम्युनिटी उसी तरीके से काम करती है। पॉपुलेशन, साइज ऑफ कम्युनिटी डिसाइड करती है कि कितनी पॉपुलेशन है। छोटा में मैक्सिमम आपका जो है ये स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज। ठीक है, चलिए उसके बाद थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है इसका, आपका टूनीज को देखेंगे, फर्दिनंद टूनीज। ठीक है, इनका मेन कॉन्सेप्ट है आपका, याद रखेंगे, जैमनी शेफ्ट और जैशल शेफ्ट। ठीक है, ये दोनों टर्में आपकी जो हैं, इनकी खुद की जो है आपके लैंग्वेज की टर्म है, जर्मन टर्म है आई थिंक शायद। ठीक है, जैमनी शेफ्ट का मतलब है कम्युनिटी। क्या मतलब है? कम्युनिटी, ट्रेडिशनल इमोशनली बॉन्ड। वैसे वी फीलिंग का आइडिया, वी फीलिंग का जो है पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जैशल शेफ्ट क्या है? सोसाइटी, मॉडर्न, इम्पर्सनल, कॉन्ट्रैक्चुअल, यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, टूट गया फिर चला गया, बाउंडेड नहीं है कोई, मतलब आपका सोशल एक आपका जज्बात जुड़ा हुआ नहीं है, इम्पर्सनल है। ठीक है, पर्सनली नहीं लेते आप। ठीक है, मॉडर्न सोसाइटीज़ में देखते हैं आप किस तरीके से काम होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, जैमनी शेफ्ट और जैशल शेफ्ट। हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ जैमनी शेफ्ट एंड जैशल शेफ्ट? आपका टोनीज। उसके बाद एमाइल डर्किम। एमाइल डर्किम आपका मैकेनिकल सॉलिडारिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं, तो इसको अब डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ विद होमोजेनिटी, यानी कि इनके जो आपके सिस्टम होता है वो सिमिलर होता है, एक जैसा होता है, वैल्यू सिस्टम, रिलीजन, कल्चर, सब चीज़ें सिमिलर है इनकी। ठीक है, तो उस जज्बात के, एहसासात के अंदर आकर के ये अपना एक सॉलिडारिटी, ब्रदरहुड मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के अंदर हमको जज्बात, एहसासात से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे स्किल्ड फॉर्म से, यानी कि आप जितने स्किल्ड हैं तो आपकी उतनी ज़रूरत होगी। तो एक सॉलिडारिटी जो बनी रहेगी वो आपकी फंक्शनल, यानी कि फंक्शनल अप्रोच के साथ जो है वो आपकी सॉलिडारिटी बनेगी। कॉम्प्लेक्स जो आपका सिस्टम बनेगा वो आपका फंक्शनल सॉलिडारिटी से ही बनेगा। मॉडर्न सोसाइटी विद कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, जहाँ पे हमको डिवीजन ऑफ लेबर दिखता है आपका किस बेसिस पे? ऑक्यूपेशनल बेसिस पे। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है हमको कहाँ पे? एमाइल डर्किम के द्वारा आपका किस सोसाइटी के अंदर? मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के अंदर, शेयर्ड बिलीफ एंड वैल्यूज। ठीक है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहाँ पे देखने को मिलती है? जहाँ पे हमारे शेयर्ड बिलीव्स और वैल्यूज़ होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जहाँ पे आपके जो है शेयर्ड बिलीव्स और वैल्यूज़ हैं, तो वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी वहाँ पे देखने को हमको मिलती है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका रेडफील्ड यानी कि फोक अर्बन कंटिन्यूम स्पेक्ट्रम फ्रॉम ट्रेडिशनल रूरल टू मॉडर्न अर्बन सोसाइटीज। सिंपल सी बात है। ठीक है, फोक अर्बन कंटिन्यूम यानी कि आप ट्रेडिशनल रूरल सोसाइटी से मॉडर्न अर्बन सोसाइटी की तरफ बढ़ते हो। ये कहना किसका है? रेडफील्ड का कहना है, रेडफील्ड का कहना है। लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट किसका है? तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, स्मॉल, डिस्टिंक्ट, होमोजीनियस, सेल्फ सफिशिएंट। इनको जरूरत ही नहीं होती किसी की, एक दूसरे के साथ जो है मिलजुल करके काम कर लेते हैं।
ठीक है। निस्बत ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल टाइज लेड्स टू एलिनिएशन एंड लॉस ऑफ सोशल कोहेशन। ठीक है, ये कहते हैं कि हम ट्रेडिशनल टाइज को ब्रेक करके हम कहाँ पे बढ़ रहे हैं, हम एक ऐसी सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे कोई बाउंडेशन जो है वो नहीं है। ठीक है, सोशल जो है बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, एकदम अलग थलग करके रख देता है हमको। ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ का हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। उससे बाहर निकल करके हम जो है ऐसे सोसाइटी के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे ऐसा साथ जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये एक तरीके का लॉस है सोशल कोहेशन का। किस तरीके का, सोशल कोहेशन का लॉस है, सोशल कोहेशन का। ठीक है, याद रखेंगे, सोशल कोहेशन का। बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल राइट एंड सोशल टाइज। ठीक है, इंडिविजुअल राइट्स और सोशल टाइज का जो है इसको भी बैलेंस किया जाता है थ्रू एसेंशियल फॉर स्टेबिलिटी एंड वेलबींग। अगर इसको हम बैलेंस नहीं करेंगे तो स्टेबिलिटी नहीं बनी रहेगी। ठीक है, उसकी वजह से हम जो है इसको स्टेबल करते हैं, इनका ये कहना है। गॉस फाइट टू कॉन्टेक्स्ट फिजिकल ज्योग्राफिकल एरिया एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। फिजिकल ज्योग्राफिकल एरिया एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, दो ही चीज़ों को हम देखते हैं गॉसफाइड के नज़दीक। एक फिजिकल ज्योग्राफिकल एरिया सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, और एक ह्यूमन रिलेशनशिप की क्वालिटी को देखते हैं। ठीक है, और ये क्रिटिक करते हैं रोमांटिसाइज्ड नोशन को। रोमांटिसाइज्ड नोशन यानी कि कम्युनिटीज ऑफन हैव कन्फ्लिक्ट एंड इनइक्वालिटी। ठीक है, इस रोमांटिसाइज नोशन को जो कम्युनिटीज़ के ऊपर दिया जाता है, इसको क्या करते हैं, ये क्रिटिक करते हैं। यानी कि ऑटोमेटिकली किसको क्रिटिक कर रहे हैं, ये क्रिटिक कर रहे हैं कार्ल मार्क्स को। किसको क्रिटिक कर रहे हैं, कार्ल मार्क्स को। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद एसोसिएशन। सो एसोसिएशन पढ़ेंगे तो एसोसिएशन है फॉर्मल ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस विद एस्टैब्लिश रोल, लीडरशिप, कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, फॉर्मल ग्रुप है सबसे पहली बात, दूसरा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, उसके बाद स्पेशलाइज्ड ग्रुप है, उसके बाद स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, उसके अंदर एस्टैब्लिश रूल होते हैं, लीडर होता है और कॉमन इंटरेस्ट होते हैं जिसको हमको पाना पड़ता है। कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट, ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है, थ्योरिस्ट क्या कहते हैं, टोनीज क्या कहते हैं, ग्रुप्स इन मॉडर्न सोसाइटीज फॉर्म टू प्रोटेक्ट पब्लिक लाइफ इंटरेस्ट। जैसे कि किस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, ट्रेड को। उसके लिए हमने WTO नहीं बनाया क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल बनाया। साइंस के लिए क्या हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई, तो बनाई हमने ऑर्गेनाइजेशन। स्टॉक एक्सचेंज के लिए क्या हमने ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई, तो बनाई हमने। तो ये कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर इन एसोसिएशन का बनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी सोसाइटी के लोगों का जो सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि पब्लिक लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैक्स वेबर क्या बोलते हैं कि डिवाइड्स ग्रुप इनटू कम्युनिटी बेस्ड एंड फेडरेशन बेस्ड modern societies have conflict and competition leading to the formation of federation or association, banks, corporation, bureaucracy, political groups। कहते हैं कि डिवाइड ग्रुप इनटू कम्युनिटी, ग्रुप्स को कम्युनिटी के अंदर जो है वो डिवाइड करा जाता है। किस बात के बेसिस पे, फेडरेशन के बेस पे, यानी कि हम मिल करके काम करेंगे, बेस्ड एंड फेडरेशन बेस्ड। मॉडर्न सोसाइटी हैव कन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ, वो उनके बीच में कंपटीशन चल रहा है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो ये एक फेडरेशन है, पूरा आपका स्टेट को मिल करके बनाया गया एक। अब क्यों बनाया गया, क्योंकि आपको compete करना है ना दुनिया के साथ। अगर आप फेडरेशन बना करके नहीं चलेंगे तो compete नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे बैंक का एग्जाम्पल दिया गया है, कारपोरेशन का एग्जाम्पल दिया गया है, ब्यूरोक्रेसी का एग्जाम्पल दिया गया है, पॉलिटिकल ग्रुप्स का एग्जाम्पल दिया गया है। अगर आप फेडरेशन ग्रुप बना करके नहीं चलेंगे तो इट मीन्स आप compete नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो compete नहीं कर पाएंगे तो आगे नहीं निकल पाएंगे। तो एक तरीके का कन्फ्लिक्ट और कंपटीशन जो है आपको मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर देखने को मिलता है। सो दैट्स वाई कि हम एसोसिएशन बनाते हैं, फेडरेशन बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फेडरेशन और एसोसिएशन। मैक्लेवर एंड पेज, एसोसिएशन आर डेलिबरेटली फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर कलेक्टिव परस्यूट। आपका कुछ
लोगों का जो है कलेक्टिवली कुछ जो है उद्देश्य होता है, उसको आपको पाना होता है, ठीक है, शेयर्ड इंटरेस्ट के बेसिस पे। जैसे फैमिली ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं आप, ट्रेड यूनियन बना लेते हैं, चर्चिज़ ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, क्लब्स बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ एसोसिएशन बनाते हैं जिसके अंदर आप कॉमन इंटरेस्ट को जो है वो अचीव करना चाहते हैं, और वो फॉर्मल वे के अंदर होता है। वो किस वे के अंदर होता है? फॉर्मल वे के अंदर, ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर। स्पेसिफिक पर्पस होता है, लीडर होता है, कॉमन इंटरेस्ट के लिए आप जो है काम करते हैं, कुछ स्पेशल गोल के लिए काम करते हैं। डेफिनेशन ऑफ एसोसिएशन, बोगर 10, वर्किंग टुगेदर ऑफ पीपल टू अचीव, किस बात का? वही कोई किसी पर्पस को अचीव करना, बात खत्म। गिन्सबर्ग, ग्रुप रिलेटेड बाय कॉमन ऑर्गेनाइजेशन टू सिक्योर स्पेसिफिक एंड्स, किसी स्पेसिफिक एंड्स को सिक्योर करने के लिए कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, कॉमन जो है वैल्यूज़, कॉमन जो है आपका कल्चर के बेसिस पे कुछ हम जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, और वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। एसोसिएशन की टाइप्स, वॉलेंट्री एसोसिएशन, जैसे कि पब्लिक, फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड, नॉन कमर्शियल, ऑप्शनल जो है आपका मेंबरशिप, जैसे आपका एनजीओ, एनजीओज। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दे दिया गया है, चर्चिज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाते हैं हम, तो यहाँ पे हमारा कोई ऐसा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं रहता। मतलब इंडिया में तो रहता है आपका, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ का पूरा ही कमर्शियल इंटरेस्ट है। अगर इंडिया के भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को देखें तो उसके अंदर भी आपका कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं होगा। प्रेशर ग्रुप्स, किसी आपके एक वैल्यूज़ को बचाने के लिए कोई आपका ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप बना देते हैं आप, तो वॉलंटियर तौर पे वहाँ पे काम करते हैं। लेसियर ग्रुप्स, यानी कि आप बेले बैठे रहते हैं, तो ऐसे कुछ लेसियर क्लब्स, यानी कि आप बेले बैठ बैठ करके तंग पड़ जाते हैं, तो कुछ ऐसे क्लब्स बना लेते हैं जहाँ पे क्लब्स में जा करके डिस्कशंस वगैरह करते हैं और सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं उनको उठाते हैं। फॉर्मली तौर पे जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना देते हैं। उसके बाद नेबरहुड ग्रुप्स, ठीक है, सोसाइटियल ग्रुप्स जिनको बोलते हैं, आपका जो सोसाइटी के बेस, वहाँ पे एक बड़ा बंदा जो है वो सबको ज्ञान बांट रहा होता है, ठीक है। चलिए, तो वो भी आपके कुछ ग्रुप्स बनते हैं। समटाइम्स ट्रेड यूनियन, ठीक है, प्रोफेशनल ग्रुप्स भी जो है वो भी बनते हैं वॉलंटियर बेसिस पे। रोल इन डेमोक्रेसी, फॉस्टर पार्टिसिपेशन इन सिविल सोसाइटी, ठीक है, सिविल सोसाइटीज़ के अंदर इनका खतरनाक पार्टिसिपेशन होता है। मेंटेन सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये ग्रुप्स, वॉलंटियर ग्रुप्स जो है वो बनाए जाते हैं। लीगल कॉन्टेक्स्ट क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 जो है ये दिया गया है, आर्टिकल 19 क्लॉज फर्स्ट सब क्लास सी, ये दिया गया है आपका, तो इम्पॉर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग आप एसोसिएशन बना सकते हैं। ग्रांट सिटीजन्स फ्रीडम टू फ्रॉम लॉफुल एसोसिएशन एंड यूनियन विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी, यानी कि आप नेशन की मॉरलिटी, पब्लिक ऑर्डर, नेशनल की इंटीग्रिटी, इन चीज़ों को आप खतरा, इन चीज़ों के लिए मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते जो इन चीज़ों के लिए खतरा साबित हो, ठीक है। और विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, आप कोई भी यूनियन, कोई भी एसोसिएशन, चाहे वो रिलीजियस एसोसिएशन हो, लेसियर क्लब्स हो, प्रेशर ग्रुप्स हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, चर्चेज हो, नेबरहुड ग्रुप्स हो, प्रोफेशनल ग्रुप्स हो, ट्रेड यूनियन ग्रुप्स हो, सिविल सोसाइटीज़ ग्रुप्स हो, कुछ भी हो आप बना सकते हैं, ये आपका हक है। लास्ट एंड फाइनल स्लाइड्स, आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन क्या है? सबसे पहली बात, ये फॉर्मल होता है और ये वॉलंटियर बेस भी होता है, यानी कि वॉलंटरी मेंबरशिप आपको यहाँ पे मिल सकती है। आप आम आदमी पार्टी में जाएं तो आपको वॉलंटियर जो है वो आपको मेंबरशिप मिल जाती है, यानी कि आप बोलते हैं आप कार्यकर्ता हैं उसके। बीजेपी में जाएं, ठीक है, आईएनसी में जाएं, किसी में भी जाएं आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वॉलंटियर मेंबरशिप होती है, किसी एनजीओ के अंदर जाएं तो वॉलंटियर मेंबरशिप बोला जाता है इसको। मेंबर्स जॉइंस आर लीव बाय चॉइस, आपकी मर्जी है। ऑफिस बैरियर होता है यहाँ पे, इलेक्टेड आर अपॉइंटेड फॉर स्पेसिफिक पीरियड, जिसको आपका प्रेसिडेंट या आपका सेक्रेटरी या कुछ भी जो है किसी को ओहदा दे दिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी, तो उसके ऊपर कुछ बैरियर्स तो होंगे, उसको जो है टाइम पे आना, टाइम पे जाना, उसके बाद पूरे ख्याल रखने एकदम से। फिक्स्ड एंड रिटन रूल्स, आपके यहाँ पे फिक्स्ड और रिटन रूल्स भी रहते हैं गवर्निंग द एसोसिएशन फंक्शनिंग, जिस जिस रूल्स और रेगुलेशन से आपका वो जो एसोसिएशन है वो गवर्न करेगा। डेफिनाइट गोल्स रहता है, फॉर्म टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, किसी ऑब्जेक्टिव को पाने का आपका जो है सिस्टम रहता है। जैसे आम आदमी पार्टी एजुकेशन के ऊपर फोकस करती है, जैसे आईएनसी आपका ज़्यादा लिबरलाइज्ड है जो है आपका
मतलब सबको जो है वो साथ में लेकर के चलती है। उसके बाद बीजेपी नारा तो देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका अभ्यास, ये सारा नारा तो देती है, लेकिन ऐसा ग्राउंड लेवल पे हमको देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। और मेन इनका गोल क्या है आपका, वो वाला इंडिया एस्टैब्लिश कर देना जो इंडिया एक ज़माने में पहले हुआ करता था, ठीक है। आर्यन सोसाइटी को दोबारा से एस्टैब्लिश कर दो, ये इनका कॉमन गोल है, ठीक है। बाकी ये ओपिनियन है मेरा, तो इससे कोई जो है क्या बोलते हैं सेंटिमेंटल ना हो जाए। प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्निटी एसेंशियल फॉर मॉडर्न सोशल ऑर्डर, ठीक है। मॉडर्निटी, प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्निटी क्यों ज़रूरी है, प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्निटी क्या है, एसेंशियल फॉर मॉडर्न सोशल ऑर्डर, यानी कि मॉडर्निटी को भी आपको उस एसोसिएशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अडॉप्ट करना पड़ेगा, मॉडर्न एलिमेंट को भी लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, अगर नहीं लेंगे तो सोशल ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा, लोग छोड़ करके आपको चले जाएंगे। थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेसेसरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डरकिम ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी टू टूनिस चैशल शेफ्ट, ठीक है। तो आपके लिए थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि आप ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी से टूनीस के जैशल शेफ्ट तक पहुंचते हैं, ठीक है। जैमनी शेफ्ट और जैशल शेफ्ट, जैशल शेफ्ट यानी कि सोसाइटी, एक ऐसा समाज बनाते हैं जिसके अंदर आपको एक्सटर्नल प्रेशर से ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी को मेंटेन करके रखना पड़ता है। ये पहला टॉपिक, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को हमने जान लिया, जो आपके जो एग्ज़ाम में आपको जो है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मदद करेगा, ठीक है। आई होप आपके लिए, आपके एग्ज़ाम में आपको जो है ये सेशन मदद करे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेशन जो है वो कल लाया जाएगा, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड रब राखा।